हेलो फार्मासिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और जो इस चीज़ को देख रहे हैं वीडियो, इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वैकेंसी है जिसमें कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कि 8 मंथ की जो रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल C1 में, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस है इसमें। और इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, तो इसको पूरा देखिएगा वीडियो, जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आइए देखते हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, हैदराबाद में। तो नोटिफिकेशन ये आपकी है 21/2022, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है मतलब आपका। और इसमें डेट जो दी गई है वो 8/12/2022 की है, मतलब कि कल की नोटिफिकेशन ये जारी की गई है। इसमें देखिए क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इसमें। और ड्रग इंस्पेक्टर जो है DI, मतलब इसमें जो है आपको कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि यह जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, ये 16/12/2022 को ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इनकी साइट को आप मॉनिटरिंग करते रहेगा। ये इनकी साइट है, ठीक है, इसको आप देखते रहिएगा, आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। फिर बात करें इसके आगे, तो इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो 5/1/2023 इसकी लास्ट डेट दी गई है। और इसमें जो टाइमिंग दी गई है वो 5 PM दी गई है, मतलब कि 5/1/2023 को शाम को 5 बजे तक इनका पोर्टल खुला होगा। तो इस पोर्टल पे जाकर आप 16 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें इसमें डिटेल की, तो जॉब की डिटेल की बात करें तो इसमें क्या देखते हैं। इसमें देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 18, ठीक है, रखी गई है। एज लिमिट ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि एज लिमिट बहुत ज़्यादा दी गई है। यह मिनिमम एज लिमिट जो है 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 44 आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें पे स्केल पे जो है बहुत ही अच्छी दी जा रही है, जिसमें आपको 51,320 से लेकर 1,27,310 तक देखने को मिल जाती है। फिर बात करें इसमें, तो आरक्षण आपको मिलेगा। और जो EWS हैं, SC ST और OBC कैंडिडेट हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग आरक्षण दी जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं इसके आगे। तो इसमें कुछ ऐसी नोटिफिकेशन है जो कि आप खुद इसको देख सकते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम जो होगा 2 तरीके से करवा सकते हैं ये लोग। कोई क्लियर किया नहीं गया है, या एक एग्ज़ाम होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे CBT, ठीक है। और दूसरा एक या OMR शीट भी फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ये खुद देखेंगे कि कैसे इनको एग्ज़ाम करवानी है, ठीक है। इनके एग्ज़ाम जो होंगे आपको 2023 में मई और जून में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन के मई और जून से 1 या 2 वीक पहले ये एडमिट कार्ड जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर ये रिलीज कर देंगे। तो इसमें आपको जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना होगा, जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर इसके आगे ये लिखते हैं कि कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एनोरेक्सियल 4। नीचे दिया गया है एकदम, जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सिलेबस क्या होगा, फिर आपकी फ़ी क्या होगी, अभी आगे आने वाला है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो यदि जो लोग 45 के हो चुके हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए रिजर्वेशन दी गई है। कैसे दी गई है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, आगे ये आप इंस्ट्रक्शन आराम से देख लीजिएगा, जिसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। आपके लायक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है। एप्लीकेशन applicants are required to keep the soft copy of the following document। आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जो आपकी हार्ड कॉपी कॉलेज के द्वारा दी जाती है, और सॉफ्ट कॉपी जो आप डिजिटली स्कैन करके बनाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस ID कार्ड, ये सारी चीज़ें ये मांगते हैं। फिर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 to 7 क्लास पीरियड की होनी चाहिए, या स्टडी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपकी
मांगी गई है। पर यहाँ पर ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करते हैं कि ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो आप किसी और गवर्नमेंट के हैं तब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पूरी नोटिफिकेशन को मैंने जब स्टडी किया तो उसमें मैंने पाया कि यहाँ पर कोई भी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का इसको फिल कर सकता है। फिर भी आप इनके ऑफिशियल जो जीमेल आईडी है वहाँ पर जाके इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं या इनकी फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट की, तो SC ST BC बैकवर्ड क्लास और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ BC इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो SC ST और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको स्टेट जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा यह अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर पीरियड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन इशू बाय द competent authority ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर क्लेमिंग EWS रिजर्वेशन। ठीक है, तो इनका EWS रिजर्वेशन भी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ही क्लेमिंग किया जाना चाहिए। SC ST OBC EWS टोटल जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज होना चाहिए। सर्टिफिकेट क्लेमिंग स्पोर्ट एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। फिर मैं आपको ये बता दूं, यदि नॉन तेलंगाना रेसिडेंट्स के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में इसमें आएंगे। तो इनका यही है कुल मिला के। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट में यही होता है जब भी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने पर ज़्यादातर जो इस दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व में रखा जाता है। क्योंकि यदि आपके पास रेसिडेंसी है तो वहाँ का आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिखाना होता है। तो इसमें यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर बात करें एजुकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो यदि आपके पास B.Pharm की डिग्री है, ठीक है, B.Pharm की हैं, या आपके पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, या आप MBBS के बाद, ठीक है, MBBS के बाद यदि MD फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। फिर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, डिस्टेंस एजुकेशन होता ही नहीं है, पर भी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की बात भी ये लोग करते हैं। तो मेरे मतलब का जो था, हमारे मतलब का जो था, मैंने आपको बता दिया है। फिर एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। SC ST जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। EWS को भी ये रिजर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो भी यह रिजर्वेशन है आप 44 ईयर के यदि हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कब से कब मांगा गया है। आप जनरल अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसमें एज ऑप्शन आता है, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है कैटेगरी रिजर्वेशन की बात की गई है, जो आप ध्यान से देखिए। जिनके पास NCC की सर्टिफिकेट है उनको भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर फ़ी की बात की जाती है कि कितने पैसे आपको भरने होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देखिए, फ़ीस ये दो तरीके से लेते हैं। पहला फ़ीस जो होता है आपके एप्लीकेशन का होता है और दूसरा फ़ीस जो होता है आपके एग्जामिनेशन का होता है। ये दो कैटेगरी में फ़ीस को बांटते हैं। तो पहली फ़ीस आप देखिए, तो इसमें आपको क्या देखते हैं कि ये 120 रुपये जो है आपके एग्जामिनेशन फ़ीस के लेते हैं और 200 रुपये फ़ीस आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के ये लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, या तो दोनों एक साथ आ सकते हैं या अलग आ सकते हैं। जब मैं इसको फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखाऊंगा तब वहाँ पे इस चीज़ को बताऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए, मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट जो है आपको मेंशन की गई है
और वैसे भी आप पेमेंट जब करते हो तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन बन जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। तब भी आप पेमेंट यहाँ देख लीजिए कि द फीस, जो फी ऑन्स रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इनमें कुछ ऐसे बैंक के नाम हैं जहाँ से आप फीस पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, उस चीज़ को भी मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। फिर आगे बढ़िए, तो सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो यह सेंटर जो है हैदराबाद में रखते हैं, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, और इसमें ऑफलाइन भी हो सकती है, ये अभी कोई भी क्लियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़्यादातर ये जब भी फॉर्म आती है तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होने के कारण यह जो है सेंटर चेंज भी करते हैं, मतलब सेंटर मतलब दूसरी जगह बना भी देते हैं जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। फिर बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है सारी। इस साइट पे जाके आप पूरा ये गाइडलाइन स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, ऐसे आप फिलअप करते चली जाएगा। स्टेप 3 स्टेप 4 ये आराम से आप पढ़ते चली जाएगा और इसको फिलअप करते चली जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर अपने आप समझ में आने लगता है, ठीक है। तो ये सारी स्टेप हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर पैरा फॉर जर्नल प्रोविज़न, यहाँ पर भी है इम्पोर्टेंट नॉन फॉर द, ठीक है, द टाइम ऑफ द सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, आपको ज़रूरत होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास दी गई हैं, तो इन सब का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। फिर बात करें इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविज़न गवर्निंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर रूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मल्टी जोन पोस्ट, लोकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये सब चीज़ें जो है यदि आपके रिलेटेड है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पैरा 6 की बात आती है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर द फॉलोइंग जो जोन्स की बात की गई, मल्टीपल जोन्स की, जहाँ जहाँ ये देखने को मिल जाती है, फर्स्ट सेकंड में ये बांटते हैं। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की देख सकते हैं, तो इसकी जो सिलेबस है वो नीचे बताया गया है, मैं उसको भी आपको क्लियर आउट करूँगा। फिर ये की है, ऐसे आप देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो रिटन एग्ज़ाम होगा फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, ये सारी चीज़ें ये क्लेम करते हैं। जिसमें कि आप देखिए द सेक्शन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दिस मिड रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क भी दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कितने कितने क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए SC ST कैंडिडेट भी, तो ये सब चीज़ें आपको देखते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए जब आपका सिलेक्शन होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है पैरा में ये भी देख सकते हैं। फिर मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स, ठीक है, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट द मार्क्स लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुली कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द commission website. The memorandum mark can be obtained after the month from the date of declaration of the selection list of, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ, उसको पे ऊपर भी हम लोग देखते हैं। तो ये है इंस्ट्रक्शन, फिर कमीशन ऑफ डिसीजन टू द फाइनल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आती है ब्रेकअप ऑफ द प्रोविजनल वैकेंसी, जो है मल्टी जोन 1 मल्टी जोन सेकेंड है, जो कि ऊपर बताया गया था, आपको जोन दिखाया गया था, ठीक है। आई होप आपने को याद होगा वो मल्टी जोन, यदि नहीं होगा तो बैक करके आप देख लीजिए, ऐसे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। फिर है लिस्ट ऑफ बैंक टू मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट, तो ये जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारी बैंक की लिस्ट ये की गई है। फिर स्कीम एंड द सिलेबस ऑफ द, सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिलेबस में, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 देखने को मिलता है। पेपर 1 में जनरल स्टडी एंड जनरल एबिलिटीज़ की बात की गई है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और ड्यूरेशन आपको पूरे मिलेंगे 150 मिनट के, ठीक है, मतलब कि 2.5 घंटे के, 2.5, ठीक है, 2 घंटे
30 मिनट के, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 1 का होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये दे रहे हैं। उसके बाद आपके जो कंसल्ट सब्जेक्ट है, आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें से 150 नंबर के आएंगे और ड्यूरेशन 150 मिनट का इसका भी होगा। और मार्क्स जो होंगे इसके 300 के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये टोटल मिला के 450 नंबर के होंगे, ठीक है। नेम ऑफ द पेपर की बात करें, पहला पेपर आपको जो है बायलिंगुअल मिल जाएगा, मतलब 2 लैंग्वेज में। एक लोकल लैंग्वेज होती है जो तेलुगु, ठीक है, तेलंगाना की, और एक इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरी जो आपकी सब्जेक्ट होती है वो इंग्लिश में होगी बस। फिर सिलेबस है ये आपकी जनरल स्टडी एंड जनरल एबिलिटीज़ की। तो ये करंट अफेयर्स, करंट रिलेशन ऑफ द इवेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट वेरियस फार्माकोपियाज, सोर्स ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन एंड इन्फ्यूजन, वेरियस प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, फर्स्ट एड, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, शॉक, स्नेक बाइट, ठीक है, स्टेलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में डिफाइन की गई है। तो इसको भी आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत चीज़ देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रक्शन टू द कंटेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। एडिट ऑप्शन भी दिया गया है यदि आप कुछ गलत कर देते हैं तो। फिर इंस्ट्रक्शन टू कंटेंट रिगार्डिंग टू ओमार बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। यदि इंस्ट्रक्शन फॉर द कंटेंट रिगार्डिंग टू CBRT एग्जामिनेशन, ये दोनों ही आप पढ़ लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात है, कैंडिडेट शुड बी रिपोर्टेड ऑन द 1 आवर बिफोर द, और यहाँ पर भी ये पढ़ लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन वेन्यू फॉर लिस्ट 30 मिनट बिफोर द कंपन्समेंट ऑफ एग्जामिनेशन टू रिकॉर्ड देयर फोटो, इमेज, थंब इम्प्रेशन ऑन बायोमेट्रिक सिस्टम। ये सब जो है रिकॉर्डिंग OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी सेटिस्फाइड द इन्वेस्टिगेटर टू द आइडेंटिफाई द रिफर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर देखिए आगे बोला है, द कैंडिडेट शुड बी द गो थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कवर पेज ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR आंसर शीट विच इज द प्रोवाइड हिम हर द एग्जामिनेशन हॉल and carefully written the his her hall ticket number, subject paper code, question booklet number, name of the examination center etc. OMR sheet, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूज़ बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक वाइट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर भी एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा, ठीक है, 60 मिनट बिफोर आना है, और ये सब चीज़ें हैं। फिर ये सब चीज़ें सर्कल वर्कल देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट दिया गया है। फिर EWS की क्या कैंडिडेट चाहिए, फिर बैकवर्ड क्लास है तो उनकी क्या होनी चाहिए, ये सब देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाऊं, एक एक चीज़ समझाऊं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप भी तब भी एक बार इसको रीडिंग करिएगा केयरफुली और तब इसको फील करेगा। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अपना 100% दे के आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। यदि आपको इसमें तब भी समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा या आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि आप ट्विटर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ट्विटर चैनल में जाके उसको फॉलो कर लीजिए, द फार्मेसिस्ट वर्ड को। यदि आप फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे जाके उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड एक अलग तरीके की एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक जो है फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।